नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 4 की तरफ और वहाँ हम लोग हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। और इस पाठ में कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जिनकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ बच्चे औसत बुद्धि वाले और कुछ बच्चे थोड़ी देर से समझने वाले होते हैं। आपके भी दोस्त तो होंगे ही, तो उन दोस्तों में कोई बहुत तेज़ दिमाग वाला होता होगा जो हर समस्या का हल ढूंढ लेता होगा, या वो अपनी तेज बुद्धि से तुरंत किसी चीज़ का पता लगा लेता होगा। जैसे गांव में कोई चीज़ खो गया, या कोई कहाँ गया, या फिर उसे ये पता रहता है कि ऐसा हुआ है तो क्या हुआ होगा। कहने का अर्थ है कि किसी परिस्थिति को देखकर उसके परिणाम की तरफ पहुंच जाना। तो ऐसी ही कुछ कहानी है आपके पाठ 10 में 3 मित्रों की जो कहानी है उसमें। और उन मित्रों में एक बहुत विशिष्ट गुण है, वो है बुद्धि की, चतुराई की, अक्लमंदी की। हाँ बच्चों, और इसी सबसे संबंधित ये पाठ है और हम लोग चलेंगे, देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है इसके बारे में समझने की। बच्चों, इस पाठ में 3 मित्रों ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से कैसे राजा के दिल में जगह बना ली और नौकरी भी मिल गई। तो क्या क्या हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी, चलिए हम लोग देखते हैं पाठ 10 में। बच्चों, ये जो कहानी है 3 बुद्धिमान की, पाठ 10 में 3 बुद्धिमान। और ये 3 बुद्धिमान कौन कौन से हैं? देखिए, 3 बुद्धिमान हैं गोपी और हरि और देव, है ना। तो ये तीनों नगदहा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूर पर हैं। उसके बाद गोपी कहता है, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। हरि बोलता है, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे, अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे। देव बोला, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वे हमें जरूर काम दे देंगे, यानी कि वो कुछ ना कुछ काम तो दे ही देंगे। गोपी बोलता है, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम तो नहीं है, कैसे पहुंचा जाएगा राज दरबार तक। अब ये बातें करते ये तीनों मित्र आगे बढ़ रहे थे। तब तक क्या देखा उन लोगों ने कि हरि कहता है, अरे देखो, यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है, जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव बोला, चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। तो गोपी पैरों के निशान को देखकर सोच रहा है और कहता है, इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। तो हरि बोला, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। तो देव ने हंसते हुए कहा, हा हा, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बात करते हैं। यानी कि बच्चों, उन लोगों ने वो जो ऊंट के पैरों के निशान देखे ना, तो उनके दिमाग में कई तरह की बातें आई और वो सोचने लगे कि अरे, ऊंट के पैरों के निशान हैं, जरूर इधर से ऊंट गुजरा है। और तीनों मित्र अपनी अपनी जो बुद्धिमानी थी, चतुराई थी, उसके आधार पर
बोले कि चलो चलो पेड़ के नीचे बैठ के मैं बताता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या यहाँ से गुजरा है और क्या हुआ है। तीनों मित्र बैठ गए पेड़ के नीचे और बताने लगे। क्या बताया उन्होंने, आइए देखते हैं। जब ये तीनों बैठकर बात कर रहे थे तभी दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और वो काफ़ी परेशान है, भागता भागता आ रहा है। तो देव बोला, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है, लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। तो गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए कहता है, अरे वह एक धनी व्यापारी है, उसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं और बेचारा बहुत चिंतित है। तो व्यापारी भी हाँफते हुए, अब क्यों हाँफ रहा है बच्चों, क्योंकि वो दौड़ कर आ रहा था। नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो हरि कहा, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? तो व्यापारी प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो गोपी बोला, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? तो व्यापारी ने कहा, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव ने कहा कि नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊंट की पूंछ छोटी है। व्यापारी बोलता, अरे यह भी सच है, ऊंट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊंट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं अब जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। हरि बोला कि हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हमें राजमहल तक ले चलिए, हमें किस बात की फिक्र, हमने तो बेचा ही नहीं है ऊंट। अब व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। अब राज दरबार में राजा जी सिंहासन पर बैठे हैं। अब व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। बच्चों, हम लोग जब किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं या बड़े लोग के पास जाते हैं तो प्रणाम करते हैं सबसे पहले, है ना? तो तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। अब सिपाही साथ में आया था। अब वो बोलता है, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन 3 यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊंट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, उसके पैर के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब सिपाही ने इतनी बात जैसे ही कही, राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊंट को देखे बिना उसकी विशेषता कैसे ज्ञात हो सकती है? तो हरि ने बड़े विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैर के निशान नजर आए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। यानी कि बच्चों, आपने देखा है कि जब कोई जानवर चलता है तो चारों पैरों के निशान बनते हैं, और ऊंट के तो 3 ही पैर के निशान बने थे, इसलिए वो पहचान गया था। तो राजा ताली बजाते हुए, वाह वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो गोपी की ओर देखते हुए बोला, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? तो गोपी ने भी राजा को पहले प्रणाम किया और फिर बोला, महाराज, मैंने देखा कि ऊंट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया था, उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊंट दाईं आंख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर बोले, वाह, तुम भी बहुत चतुर हो। अब वो देव से बोले, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो बड़े प्रभावित भी हुए कि इन दोनों मित्रों ने
अब कैसे पता लगा लिया इतनी चतुराई से कि एक ऊँट जो है एक तरफ के पत्तों को खा रहा है, तो वो ज़रूर दाएं तरफ के पत्तों को खा रहा है, तो दाईं आँख से देख रहा है। बाएं तरफ के पत्तों को नहीं खा रहा है, इसलिए वो नहीं देख पा रहा है, इसलिए नहीं खा पा रहा है। और एक मित्र ने तो ये भी पता लगा लिया कि 3 ही पैर के निशान हैं, यानी कि एक पैर से ऊँट लंगड़ा है। राजा बड़े प्रभावित हुए और वो बोले, अब तीसरे मित्र से वो पूछने जा रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं, अच्छा तुम बताओ क्या हुआ था। तो देव ने भी प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैंने ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे अंदाजा था कि उसके पैर में एक घाव है और उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी हैं। अब मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता, अगर पूंछ लंबी होती तो पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। अब राजा बड़े प्रभावित। राजा बोले, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने ऊंट को न तो देखा है न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तो तीनों प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, मतलब वो खुश हो गए और महाराज की जय जयकार करने लगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करने लगे। यानी कि तीनों ने अपनी बुद्धिमानी से राज दरबार में नौकरी ले ली और नौकरी उन्हें मिल गया, है ना। तो बताइए बच्चों, कितनी बुद्धिमानी की बात थी, है ना, कि उन्होंने सिर्फ पाँव के निशान देखकर, पत्तों को खाया हुआ देखकर और वहाँ जो रक्त की बूंदें गिरी थी उसे देखकर उन्होंने पूरी घटना का पता लगा लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब गोपी, हरि और देव किस गांव के निवासी थे और वे कहाँ जा रहे थे, बताइए। गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी थे। वे जयपुर नगर काम की तलाश में जा रहे थे। बच्चों ये बताइए कि राज दरबार क्या होता है और वहाँ क्या क्या होता होगा, आप बताइए। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने कहानियों में देखा होगा, किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा। राज दरबार क्या होता है बच्चों? जहाँ राजा अपना दरबार लगाते हैं, मतलब वहाँ सभी लोग होते हैं, मंत्री, सिपाही, दरबारी लोग, यानी राज दरबार राजा की कचहरी होती है। मतलब वहाँ लोगों के झगड़ों का फैसला होता है तथा राज्य में कानून व्यवस्था लागू किया जाता है। कहने का अर्थ है कि राजा जिस देश में शासन करते हैं वहाँ बहुत सी समस्याएं होती होंगी, तो दरबार में राजा बैठते हैं और वो सभी लोगों की शिकायतें सुनते हैं, परेशानियों का हल निकालते हैं। तो ये जो दरबार होता है, राज दरबार, वो राजा का एक तरह से न्यायालय होता है। वहाँ पे वो बैठकर न्याय करते हैं। अब तीनों ने ऊँट की क्या क्या विशेषता बताई, ऐसा कहने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताए, बताइए। हरि ने बताया कि ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है क्योंकि मिट्टी में 3 ही पैर के निशान थे। हरि ने देखा कि ऊँट बाईं ओर के पेड़ के पत्तों को खाया था, इसलिए वह दाईं आँख से अंधा है। और देव ने देखा कि जगह जगह खून की बूंदें गिरी थी, इसलिए उसने बताया कि ऊँट की पूंछ छोटी है। राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम लोग इससे सहमत हैं क्योंकि तीनों मित्रों ने बुद्धि के बल पर ऊँट के बारे में बताया था। गोपी, हरि और देव जयपुर के राजा के पास क्यों जाना चाहते थे? वो तो काम की तलाश कर रहे थे। हाँ, काम की तलाश में वो
राजा के पास जाना चाहते थे। व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार क्यों गया? तो उनके पास तो समस्या थी, उसे लग रहा था कि वो उन लोगों ने उसकी ऊँट चुरा ली है। तो इस समस्या के निदान के लिए व्यापारी ने तीनों मित्रों को राज दरबार में ले गया। किस आधार पर गोपी ने कहा कि ऊँट दाईं आँख से नहीं देख पाता? तो उसने तो देखा था कि ऊँट ने दाईं ओर के पेड़ के पत्तों को नहीं खाया था। बच्चों ये बताइए कि हरि ने किस आधार पर बताया था कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है? तो आपने देखा था, चित्र में भी देखा कि मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए थे। तो इसी आधार पर हरि ने बताया कि ऊँट के एक पैर से दिक्कत है, एक पैर में, और वो एक पैर से लंगड़ा है। तो तीनों मित्रों ने ऊँट के पैरों के निशान को ध्यान से देखने की बात की। इससे उन्हें क्या लाभ था? अब तीनों मित्रों ने ऊँट के पैरों के निशान को ध्यान से देखने की बात की, इससे उन्हें क्या लाभ था? तो बच्चों आपने देखा था कि जब उन्होंने ऊँट के पैरों के निशान देखे थे तो वो आपस में बात करें कि चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर हम बात करते हैं। तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि उन्होंने अपना मनोरंजन करने के लिए और अपनी थकान मिटाने के लिए बातचीत का सहारा लिया, और वो जो वहाँ जो घटना हुई और वहाँ जो दिखाई दे रहा था उसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो इससे उनका मनोरंजन भी हुआ और थोड़ी सी थकान भी मिट गई। मतलब जो थकान होती है ना बच्चों, तो जब हम किसी चीज़, अच्छे चीज़ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं तो हमारा थकान उतर जाता है। यानी कि जब भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो हम फिर से उत्साहवान हो जाते हैं, मतलब फिर से फुर्तीवान हो जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने उसके निशान के बारे में बैठकर बात करने की सोची थी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताइए कि किसने ये वाक्य किससे कहे। अब आपको देखिए बच्चों, यहाँ एक लाइन है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहानी में जो हमने अभी आप लोग को सुनाई तो किसने कहा था और किससे कहा था। तो घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, किसने कहा था? देव ने कहा था। और किससे कहा था? गोपी से कहा था, क्योंकि जब वो बाहर निकले थे अपने गांव से तो 1 सप्ताह हो गया था, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। तब उसने कहा था, देव ने, कि घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। गोपी से उन्होंने कहा था क्योंकि गोपी निराश हो रहा था। चलिए अब क्या है कि क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है, ये किसने कहा था? हरि ने कहा था। और किससे कहा था? व्यापारी से कहा था। हाँ बच्चों, अब आप समझ गए हैं। देखिए एक और लाइन है, हम निर्दोष हैं इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। किसने कहा? हरि ने कहा। किससे? व्यापारी से। क्यों? क्योंकि व्यापारी तो आरोप लगा रहा था कि आप लोगों ने हमारे ऊँट चुरा कर बेच दिया है। तो इसलिए, क्योंकि बिना देखे आप इतना सही सही बता रहे हैं, तो यही हरि ने कहा कि नहीं, हम निर्दोष हैं इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी एक लाइन है, अब इसमें भी बताना है आपको कि किसने कहा, किससे कहा। यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया। किसने कहा? सिपाही ने। किससे कहा? राजा से कहा, क्योंकि सिपाही तो राजा के पास आया था और उसने वो सारी बात बताई। अच्छा चलिए, उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। किसने कहा? गोपी ने कहा। किससे? राजा से। क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो उन लोगों ने पता लगाया था कि ऊँट कैसा है, ऊँट ने कैसे खाया, ऊँट कैसे चल रहा था, है ना। तो ये बातें गोपी ने राजा को बताई थी। चलिए आगे देखते हैं। यदि व्यापारी
तीनों मित्रों की शिकायत लेकर राजा के पास नहीं जाता तो क्या वे तीनों राज दरबार पहुंच पाते? देखिए बच्चों, ये तो वही बात हुई कि इसी घटना के आधार पर वो वहाँ पहुँच गए राजा के पास। यदि व्यापारी तीनों मित्रों की शिकायत लेकर राजा के पास नहीं जाता तो वे तीनों राज दरबार नहीं पहुँच पाते। मतलब ये तो आसानी से पहुँच गए, है ना, क्योंकि वो तो पहले भी उन्होंने योजना बनाई थी कि हमें राज दरबार में जाना है। लेकिन ये जो घटना घटी, इनकी बुद्धिमानी की बात जो पता चली, तो इससे वो और जल्दी पहुंच गए, है ना। गोपी ने यह कैसे अंदाज लगाया कि वह व्यापारी धनी है? गोपी ने बड़े ध्यान से देखा था कि व्यापारी की रेशमी वस्त्र और उसका जो अंदाज था, इससे पता लगा लिया उसने और अंदाज़ा लगा लिया कि ये व्यापारी है ना, धनी व्यापारी है। और उसका ऊँट खो गया था, वो भागा भागा चला आ रहा था, इसलिए उसने पता लगा लिया कि व्यापारी धनी है। मतलब देखिए, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी बुद्धि से ये सारी बातें इन्होंने पता लगा ली थी। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऊँट की बाईं आँख ठीक नहीं होती तो तीनों मित्र उसके बारे में क्या बताते? अगर ऊँट की बाईं आँख ठीक नहीं होती तो तीनों मित्र उसके बारे में यही तो बताते कि उन्होंने बाईं तरफ के पेड़ों का पत्ता नहीं खाया। किसने? ऊँट ने, है ना। तो चूंकि उसकी दाईं आँख ठीक नहीं थी तो उसने दाईं तरफ के पेड़ के पत्ते नहीं खाए थे। अगर बाईं आँख नहीं ठीक होगी तो बाईं तरफ के पेड़ के पत्ते नहीं खाएगा, है ना। चलिए ये बताइए बच्चों कि ये जो आपने अभी एकांकी देखी या इस कहानी को आपने देखा, तो इसके कोई और भी शीर्षक हो सकते हैं क्या? तो चलिए 2 शीर्षक सुझाइए। तो ये जो 3 बुद्धिमान थे, इस कहानी का एक शीर्षक ये भी हो सकता है कि 3 मित्र या काम की तलाश, है ना। तो इस कहानी के आधार पर हम लोग इसका शीर्षक रख सकते हैं, क्योंकि काम की तलाश में वो बाहर निकले थे मित्र, तो काम की तलाश रख सकते हैं। और चूंकि ये 3 मित्र पर आधारित ये कहानी है तो 3 मित्र भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, नीचे कुछ गलत शब्द लिखे हुए हैं, तो उनको सही रूप में लिखना है। आप कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और इनके सही शब्दों को लिखिए। जैसे लिखा है सिंहासन, तो सिंहासन तो शब्द नहीं होता है। सिंहासन यानी कि सी के ऊपर बिंदु लगाइए, सिंहासन। और उसके बाद एक शब्द है निशान, तो निशान नहीं होता है बच्चों, निशान होता है। तालव्य श की मात्रा है। और एक है सप्ताह, तो आप सप्ताह ठीक से लिखिए। जमीन, जमीन तो ठीक है, लेकिन विषय, तो विषय में दंत स नहीं होगी, मूर्धनी स है ना। तो विषय सही कर लीजिए। व्यक्ति, इसमें जो ई की मात्रा है उसको ठीक करना है आपको। और इसमें निष्कर्ष में दंत स नहीं होगा, मूर्धनी स होगा, है ना। तो बच्चों, आप शब्दों को ठीक करके अपने पुस्तिका में लिखते जाइए। गाँव, गाँव नहीं होता है, गाँव होता है ना, गाँव। चिंतित, तो चिंतित की मात्रा सही कर लीजिए। और लगरा, लगरा नहीं होता है, लंगड़ा होता है ना, क्योंकि ऊँट के एक पाँव नहीं थे तो ऊँट लंगड़ा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ खाली जगह को भरना है। आपकी पुस्तक में भी ये दिए गए हैं, तो आप नीचे दिए गए वाक्यों को में जो खाली जगह है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो खाली जगह है, उसमें कुछ शब्दों को भरकर
उसको पूरा कीजिए। जैसे व्यापारी ने मित्र खाली जगह देखा, तो व्यापारी ने मित्र को देखा, को यहाँ लगाइए। तीनों मित्र राज दरबार, उसके बाद खाली जगह है, पहुँच गए, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ में लगाएंगे। तीनों मित्र राज दरबार में पहुँच गए। हम घर, खाली जगह, निकले, तो हम घर से निकले, से भरेंगे यहाँ। व्यापारी ने ही आएगा यहाँ, है ना। तीनों मित्रों पर चोरी का आरोप लगाया, यहाँ ने भरेंगे। और जमीन, खाली जगह, ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, तो जमीन पर होगा, यहाँ पर भरिए। ऊंट के बाद खाली जगह है, पूंछ छोटी थी, तो बताइए क्या होगा, ऊंट की पूंछ छोटी थी, है ना। तो इस तरह आपने खाली जगहों में कुछ शब्दों को भरकर वाक्य को पूरा किया। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो शब्द एक साथ दिए गए हैं उनको क्या करना है, अलग करके लिखना है। और बताइए कि कैसे आप लिखेंगे। जैसे राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, इसी तरह दिए गए शब्दों के बारे में लिखिए। तो जैसे राज दरबार को हम जब अलग किए तो राजा का दरबार हो गया। उसी तरह जब राजमहल को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा राजा का महल। राजकुमार, तो राजा का कुमार यानी राजा का जो बेटा था, तो हो जाएगा वो राजा का कुमार, राजकुमार। राज सिंहासन, जब हम इसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा राजा का सिंहासन, मतलब जिस पर राजा बैठते हैं वो हो जाता है राज सिंहासन। राजमाता यानी कि राजा की जो माता हैं उनको हम लोग राजमाता भी कहते हैं, तो राजा की माता हो गई राजमाता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चों कि जब एक साथ हैं तो तब भी वो लिख सकते हैं, और अलग अलग करके भी अर्थ वही है मगर तरीका अलग हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप ये जो वाक्य हैं उनको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अर्थ एक ही होता है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। जैसे आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ वाक्य दिए गए हैं उसको बहुवचन में बदलना है। तो मेरा ऊंट खो गया, तो मेरा तो एक ही ऊंट होगा, है ना। तो मेरा एक है, तो उसको बहुवचन यानी कि बहुत सारे ऊंट अगर होंगे तो हम क्या करेंगे, मेरे ऊंट खो गए। तो मेरे ऊंट खो गए यानी कि कई सारे ऊंट हैं यहाँ, है ना। अब देखिए, हम निर्दोष हैं, तो ये जो हम है बच्चों ये बहुवचन में है, इसको हम लोग को एक वचन में करना है, यानी कि हम से हम मैं पर ले आएंगे, यानी कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने पत्तों को छुआ तक नहीं, तो ये बहुवचन में है। उसने पत्ता को छुआ तक नहीं, यानी कि एक वचन में, यानी कि एक पत्ता है, तो पत्तों का मतलब बहुत सारे पत्ते और पत्ता मतलब एक पत्ता। तो उसने पत्ता को छुआ तक नहीं, इसे हम लोग एक वचन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ एक वचन और बहुवचन के बारे में भी देखा और उसको लिखने के तरीके को सीखा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और उनको सही स्थान पर लिखना है। अब आप जानते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषता बतलाने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जैसे उसके बारे में कुछ विशेष चीज़, यानी कि विशेषता बतलाना, उसके गुण को बताना। जैसे धनी, यानी कि कोई व्यक्ति कितना धनी है, ये उसकी विशेषता है ना। रेशमी, लंगड़ा, बहुत छोटी और मूल्यवान, यानी कि धनी कौन हो सकता है,
व्यापारी। तो ये व्यापारी की विशेषता है कि वो धनी है। और ऊंट, चूंकि 3 ही उसके पैर थे तो लंगड़ा था, तो लंगड़ा उसकी विशेषता हो गई, यानी विशेषण हो गए। और रेशमी वस्त्र है ना, तो यहाँ पे वस्त्र क्या है, रेशमी है, इसलिए ये उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। बहुत बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान होना तो अच्छी बात है, उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान यानी कि बहुत ज़्यादा विशेषण हो गया। वस्तु मतलब मूल्यवान वस्तु, यानी कि मूल्यवान जो है वो है विशेषण। पूंछ जो है छोटी, यानी कि छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी, ये क्या हो गई, विशेषता यानी विशेषण। तो इस तरह देखिए कि आपने विशेषता बताई। चलिए अब हम लोग आज के इस सत्र में हमने देखा कि एक बहुत ही रोचक कहानी, जो 3 बुद्धिमान मित्रों की कहानी थी। तीनों बुद्धिमान मित्र कैसे अपनी बुद्धिमानी से एक ऊंट के बारे में, उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बारे में, उसके व्यवहार के कारण, उसके बारे में और उससे जो निशान बने थे उसके बारे में उन्होंने बता दिया। इस पाठ में आपने कुछ गतिविधियां भी की, कुछ सवालों के जवाब भी दिए और बहुत सारे नए विषयों को सीखा, जैसे विशेषण सीखा, किसने किससे कहा ये सीखा, और अलग अलग तरह के शब्द बनाए, है ना। तो बच्चों, इस तरह के जहाँ भी कहानियाँ होती हैं उनसे एक शिक्षा मिलती है। शिक्षा क्या मिली कि बुद्धि के बल पर आप कहीं भी अपना स्थान बना सकते हैं। और बुद्धि कैसे बढ़ेगी बच्चों, जितना भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना भी आप पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहिए और नए नए ज्ञान को अर्जित करते रहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी नई जानकारियों के साथ और अलग अलग गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।